वहाँ उनको आना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनका रहना जरूरी होता है, वहाँ क्यों नहीं आते वो? ऐसा है कि हम जब प्लान करते हैं तो हम लोग नजीब मुल्ला साहब को दिमाग में रख करके प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो है वो टीम अपने अपने काम के अंदर माहिर है। नजीब मुल्ला का काम किस काम में माहिर है, वो किस तरीके से प्रशासन से काम निकालना, किस तरीके से बजट का एलोकेशन करवाना, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जा करके हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम दोनों और हमारे खासदार साहब से काम निकलवाना, इसके अंदर वो माहिर है। तो हमने पहले कहा है कि आप ऊपर के सारे काम आप देखें, मुमरा कौशल के सारे काम हम देख लेंगे, जहां आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारे मिस्टर 10% है या इनकी जो टीम है, इनके लिए हम लोग काफी, इसके लिए नजीब मुल्ला की हमको जरूरत नहीं है। मगर आपको एक बात बता दूं कि नजीब मुल्ला साहब हमारी पार्टी की ऑफिस के ऊपर अक्सर, मेरे ख्याल से हफ्ते में कम से कम एक मरतबा जरूर आकर के बैठते, 2 घंटा और 3 घंटा लोगों से मिलते हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डेली शाम को दोपहर में 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक के डेली बैठकर मुमरा कौशल के तमाम जनता के लोग वहां जाते हैं और अपने काम वहां जाकर अधिकारियों से करवा करके लेते हैं। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, इन दिनों शहर के जो राजनीतिक हालात बने उसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवक और राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाने वाले और इसके साथ ही जो नजीमुल्लाह साहब उनके कट्टर समर्थक राजू अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे बात करें कि जो इस वक्त जो शहर के जो मुद्दे जो काफी गर्म हो चुके हैं, जैसे ट्रैफिक का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है और हॉकर्स का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को कैसे देखते हैं राजू अंसारी, ये हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। राजू भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, इन दिनों जो शहर के अंदर जो ट्रैफिक का मुद्दा गरमाया हुआ है, कब्रिस्तान का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसके अलावा जो हॉकर्स का मुद्दा गरमाया हुआ है, इन सारे मुद्दों को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इन मुद्दों को लेके? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मोइन भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात यह है कि आज जो मुमरा कौसा में जो माहौल या हालात आप देख रहे हैं, मुझे आपको बोलते बहुत अफसोस की बात है, ये मुझे बोलते बहुत मुझे शर्म महसूस हो रही है कि मुमरा को एक पॉलिटिकल अखाड़ा बना दिया गया है और मुमरा में सिर्फ और सिर्फ स्टंटबाजी खेली जा रही है। हमारी अभी एवी के कंपाउंड को लेकर के आपको बात करता हूं मैं कि उस एवी के कंपाउंड को लेकर के हमने डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब, खासदार साहब और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तीनों से बात की और कहा कि सर, वो एक 45 मीटर का जो रोड है, जो तकरीबन 650 मीटर की लंबाई है उसकी, उसे खोलना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा जो कौसा तलाव पाली का जो बॉटल है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हामी भरी और हमने उसकी फाइल बनवा ली। इनको कहीं से भनक लगी, ये पहुंच गए, जबकि हमारी एवीके के भाइयों से मीटिंग हो गई, चाहे वो एग्नल हो, चाहे वो वियानी हो, चाहे वो विंसेंट हो। तीनों भाइयों से हमारी बात हुई। हमारी उनकी जो विंसेंट की जो वाइफ है अंजलि, उनसे बात हुई, उनको हमने बुलाया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कमिश्नर साहब के सामने बैठा करके बात करवाई, हर चीज हो गई। और उसके बाद में उनको हमने टाइम दिया कि भाई आप ये काम जल्द से जल्द करवा के दे दीजिए ताकि हमारे को ये रास्ता खोलने में आसानी होगी। इन्हें कहीं से भनक पड़ी, ये पहुंच गए वहां पे कमिश्नर को बोल के कि नहीं, मुझे जेसीबी दो, मुझे उसको आज के आज तोड़ना है। तो कमिश्नर को कमिश्नर ने पहले ही कहा उनसे, सर तो हम लोग कर ही रहे हैं और उसमें लोग हमारा साथ दे रहे हैं, उन्होंने कहीं पर मना नहीं किया था। देखो, शहर के डेवलपमेंट के अंदर कोई भी जमींदार, मैं नहीं समझता हूँ कि ये बोलेगा कि नहीं मैं आपकी जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर उसके ऊपर रिजर्वेशन है तो वो 100% वो जाने वाली ही चीज है और वो खुशी खुशी देगा तो हमेशा शहर के लोग उसका साथ भी देंगे और शहर के लोगों के अंदर उसकी उनकी आंखों में उनकी इज्जत भी बढ़ जाएगी। तो हमने बात की और उसके ऊपर हर तरीके से तैयार हो गए। उसके जाके दादागिरी करके आपने जाकर के तोड़ देना, जो रोड का एरिया छोड़ के जो उनके हॉल थे उसको तोड़ देना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पर्सनल वेंडेटा है, पर्सनल एक ग्रजेस है, जो हो सकता है कि जो जिस तरीके से अंजलि ने कहा कि मेरे पास जमीन मांगने आए थे, हमने नहीं दी और 10% उन्होंने मांगा था, तो जिसकी वजह से उन्होंने सब हमारा नुकसान किया होगा। ये हो सकता है, मैं इसके ऊपर ज्यादा कुछ जानता नहीं हूं, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि जिस तरीके से कार्रवाई महानगर पालिका से करवाई गई, ये बहुत ही शर्मनाक है कि एक लोग बेचारे जो वहां पर अपनी रोजी रोटी उस हॉल के जरिए चला रहे हैं, कमा रहे हैं, तो रोड छोड़ करके, रोड पे तोड़ते हमें कोई एतराज नहीं था, मगर रोड छोड़ करके सारे हॉल को तोड़ देना, उनके इधर पे जेसीबी और बुलडोजर चला देना, उनके घर तोड़ने की धमकी दे देना उनको, और ये अच्छी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि मुमरा कौसा के लोगों ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से यह शख्स जो है मिस्टर 10%, ये किस तरीके से पर्सनल दुश्मनियां निकालता है। क्योंकि हमने हमेशा सोचा है, हमारे वालिद साहब ने हमेशा कहा है कि अगर राजनीति में अगर आगे जाना है तो दुश्मनों को दोस्त बनाना सीखो, तो हम उसी सिद्धांत पर जीते हैं। और मुमरा कौसा में आदत है, ये देखो आप, सुभाष भाई साहब यहाँ पर बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, राजन कीनी साहब यहाँ पे बहुत बड़े राजनेता रहे हैं, यासीन कुरैशी साहब रहे हैं, सैयद अली साहब रहे हैं, सिराज डोंगरे साहब रहे हैं,
अश्विन राउत मैडम रही हैं, नसरुद्दीन नाइक साहब रहे, बड़े बड़े लोग रहे, नईम खान साहब रहे, सब बड़े बड़े यहाँ पे राजनेता रहे। इन राजनेताओं ने, मैंने एक चीज देखी है पिछले 40 साल की मेरी पॉलिटिकल जिंदगी के अंदर, 1986 से मैं राजनीति में हूं, 1986 में मैं यूथ का अध्यक्ष बना था। मैं तब से देख रहा हूं कि राजनीति सिर्फ 15 दिन की होती है। जब इलेक्शंस आते हैं तो हम अपनी विचारधारा को लेकर के, अपनी पार्टी के पॉलिसीज को लेकर के हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। मगर जहां एक मरतबा इलेक्शन खत्म हो गया तो हर आदमी कंधे से कंधा मिलाकर के अपने शहर की, अपने इलाके की और अपने माशरे की सेवा करने को, उसको सुधारने की कोशिश करता है। राजू भाई, ये जो एमएम वैली का जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के ऊपर जो अवार्ड साहब का बोर्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है, उससे आप लोग इतनी आपत्ति क्यों है? आप पिछले दिनों आप लोग और नजीमुल्लाह साहब की जो टीम है, वो मनपा सह आयुक्त जो है मुमरा प्रभाग समिति के, उनके पास गए थे और उनसे अपना विरोध प्रकट किया था जो बोर्ड के ऊपर अवार्ड साहब का नाम लिखा है। आखिर उनके नाम से इतनी एलर्जी क्यों है आप लोगों को? मुमरा में अभी एक एरोली कटाई लिंक रोड बन रहा है। इसकी मांगनी हमारे इलाके के बहुत सारे लोगों ने की, मुमरा कौसा के लोगों ने की, या फिर हमारा जो मेट्रो रेल बन रही है, उस मेट्रो रेल का जो 14 नंबर की जो रेल है, जो विक्रोली से चालू होकर के अमरनाथ तक जाने वाली है, उसी की एक ब्रांच 14A करके जो दीवा, मुमरा और कलवा को फेलिसिटेट करेगी, वैसी रोड की मांगनी हमने की, और उस रेलवे लाइन की। तो क्या मैं वहां जाकर अपना नाम लगा दूं? जब मेरा 100 रुपये का मेरा खुद का बजट लगा नहीं है, मेरी खुद की पर्सनल निधि लगी नहीं है, तो क्या मैं अपना नाम लगा दूं? उसी तरीके से इस कब्रिस्तान के ऊपर जिस तरीके से माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड साहब ने अपना नाम लिखा है, तो हमको नाम लिखने से एतराज नहीं है, हमें एतराज इस बात का है कि आप इस इलाके के आमदार हैं, 15 साल से आमदार हैं, 16 साल आपका चल रहा है, लगातार 4 मरतबा आप जीते। इस 16 साल के वक्फे के अंदर आप 6 महीने के लिए मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे 2014 में, मेरे ख्याल से मई से लेकर के अक्टूबर तक के, या अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक के 2014 में ये मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे। उसके बाद में 26 नवंबर 2019 से लेकर के 30 मई 2022 तक, देखो मैं तारीख के साथ में बोल रहा हूं आपको, जो बराबर याद है। तो ये 2.5 साल जो है ये यहाँ पर हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रहे, एक कैबिनेट मिनिस्टर थे महाराष्ट्र स्टेट के। महाराष्ट्र इस देश का सबसे फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट है, उस स्टेट के आप कैबिनेट मिनिस्टर है, हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। आप अगर चाहते तो उस कब्रिस्तान के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से पैसा लाके लगा कर अच्छे तरीके से उसका काम किया जा सकता था। मुमरा कौसा के अंदर प्लेग्राउंड नहीं है, उसका काम किया जा सकता था। मुमरा कौसा के अंदर हॉस्पिटल की तकलीफ है, उसको सही तरीके से काम किया जा सकता था। मुमरा कौसा में डीपी रोड्स के प्रॉब्लम है, उसको सही तरीके से किया जा सकता था। मुमरा कौसा में प्लांटेशन की जरूरत है, मुमरा कौसा में एसटीपी की जरूरत है, मुमरा कौसा में स्कूलों की जरूरत है। आप अगर चाहते तो इस 3 साल के आप मिनिस्टर और 15 साल में से 7.5 साल आप सत्ता में रहे, 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल आप सत्ता में रहे, और 2019 से लेकर 2022 तक 2.5 साल आप सत्ता में रहे। मतलब 7.5 साल की सत्ता, 3 साल का मंत्री पद और 15 साल के आप एमएलए, 16 साल के आप एमएलए। उसके बावजूद आपने 1 रुपया भी उस कब्रिस्तान के अंदर लगाया नहीं, मगर लिखा गया सौजन्य माननीय श्री जितेंद्र अवार्ड। मुझे एक बात बताइए कि एक कहावत है ना कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। वो कब्रिस्तान की जमीन महानगर पालिका ने दी, उस कब्रिस्तान की बाउंड्री महानगर पालिका ने बनाई, उस कब्रिस्तान का गेट महानगर पालिका ने बनाया, उस कब्रिस्तान की भरनी महानगर पालिका ने की अपने पैसों से। और महानगर पालिका के ट्रस्टी कौन होते हैं? नगर सेवक होते हैं। मैं अपना नाम नहीं लिखना चाहता या किसी और नगर सेवक ने अपना नाम नहीं लिखना चाहता है, मगर अगर इसका क्रेडिट सही में अगर किसी को जाना चाहिए तो हमारे मुमरा कौसा के जो 14 मुस्लिम नगर सेवक है उनको जाना चाहिए, और उनके साथ में जो बड़ा दिल करके, बड़ा बड़प्पन दिखा करके, चाहे वो राजन किनी साहब हो, चाहे वो विश्व भगत साहब हो, चाहे वो रूपाली गोटे मैडम हो, चाहे वो अनिता किनी मैडम हो, चाहे वो जितने भी हमारे हिंदू नगर सेवक नगर सेविका हैं, हीरा पाटिल साहब हो, बाबाजी पाटिल साहब हो, इन लोगों ने हमारा साथ दिया। उनका नाम लिखा जाना चाहिए था, पर कोई इस नाम के गेम के अंदर आगे आना नहीं चाहता है और कोई क्रेडिट लेना नहीं चाहता, क्योंकि ये एक धार्मिक स्थल है। कम से कम धार्मिक स्थल को तो पॉलिटिक्स से परे रखना चाहिए। हमारा यही मानना है कि आपने रेती बंदर के ऊपर गेट बनाने की कोशिश की, अपना नाम लिखने की कोशिश की, हमने उसको महानगर पालिका से तोड़वा दिया। आपने घास वाला कंपाउंड के ऊपर एक गार्डन बना जहां पर आपने अपना नाम लिखने की कोशिश की, हमने उसको तोड़वा दिया। आपने मित्तल का रोड, जो डीपी रोड है, वो कंस्ट्रक्टेड टीडीआर के अंदर बनाया जा रहा है, जिसकी एवज में महानगर पालिका टीडीआर की शक्ल में, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स की शक्ल में बिल्डर लैंडलॉर्ड को टीडीआर दे रही है। तो इसके अंदर आपका क्या रोल है? आपने 1 रुपया उसमें लगाया नहीं, मगर आप अपना नाम लिखा देते हैं। और स्टेडियम के अंदर आप अपना नाम लिखा देते हैं, हम उसको निकलवा के फिकवा देते हैं। फिर आप जाते हैं हॉस्पिटल में, अपना नाम लिखवा देते हैं, हम उसको निकलवा के फिकवा देते हैं। तो आपको शर्म नहीं आती है कि आप
बिना मेहनत किए, बिना बजट लाए, बिना फंडिंग किए अब अपना नाम लिखा करके मुमरा कौसा के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। और मुमरा कौसा के लोग हैं बड़े सीधे। ये देखो ऐसा, हम मुमरा कौसा एक बहुमूल्य मुस्लिम इलाका है, और मुस्लिम इलाके में वैसे भी पॉलिटिकल मेच्योरिटी जो होती है, सियासी शऊर जो होता है, थोड़ा सा कम होता है। हम जो बात हमारे को सुनाई दी जाती है या बोली दी जाती है कान के ऊपर, उसी बात के ऊपर हम लोग अमल कर लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। तो ये मुमरा कौसा के लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत बड़े मुगालने में जी रहे हैं। हमारा जो भ्रम है, हमारा जो वहम है कि मुमरा कौसा में सारे काम जो है जितेंद्र अवार्ड साहब ने किया है, तो उसको थोड़ा सा आपको टटोलने की, समझने की और सोचने की जरूरत है। थोड़ा सा इसकी इंक्वायरी करने की जरूरत है, थोड़ा सा उसके ऊपर आरटीआई मारने की जरूरत है कि मुमरा कौसा में जो भी काम किए जा रहे हैं वो महानगर पालिका कर रही है या स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। हम तो इसके ऊपर शुक्र अदा करेंगे हमारे माननीय श्री उस वक्त के एक्स चीफ मिनिस्टर, अभी के डीसीएम एकनाथ जी शिंदे साहब का, उनके सुपुत्र डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब जो यहाँ के खासदार हैं, हमारे अजित दादा पवार साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है, और नजीब मुल्ला साहब, इन चारों ने मिल करके मुमरा कौशल ने जो पिछले 2.5-3 सालों के अंदर 300 करोड़ के आसपास लाया है, और जिसे काम लगातार चालू है, चल रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं पूरे मुमरा के अंदर हमारे काम चल रहे हैं। तो ये मुमरा कौशल के लोगों ने समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो शख्स आमदार ना होते हुए 181 करोड़ रुपया ला सकता है, हम लोग छोटे मोटे नगर सेवक होते हुए, मैं और राजन किनिया साहब मुमरा कौशल के लिए 135 करोड़ रुपया ला सकते हैं। तो आप तो आमदार थे, आप अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, मगर आपको मुमरा के लिए करना नहीं है। आपकी सोच सिर्फ और सिर्फ ये है कि मुमरा कौशल में मैं शादी में चले जाऊं, हकीके में चले जाऊं, बर्थडे पार्टी में चले जाऊं, दुकानों की रिबन काट लूं जा करके, और मुसलमानों के लिए मुशायरा कर दूं, कव्वाली रख दूं, थोड़े से फेस्टिवल रख दूं, और उसके अंदर लोग खुश हो जाते हैं, तो फिर मुझे यहाँ पर काम करने की जरूरत क्या है। यही सोच हमारे मुमरा कौशल के लोगों ने बदलनी चाहिए। राजू भाई, इन दिनों हॉकर्स का मुद्दा भी काफी गर्माया और उसको लेके भी काफी राजनीति हो रही है। तो बहुत सारे ऐसे लोगों का मानना है कि शहर के अंदर जो ट्रैफिक जो जाम होती है, कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार ये हॉकर्स लोग है। कुछ लोग उनके मतलब कि विरोध में भी हॉकर्स के, कुछ लोग उनके पक्ष में भी है। तो कैसे देखते हैं ये हॉकर्स का जो मुद्दा है, इसको लेकर अभी पिछले दिनों जो कुछ हॉकर्स ने मतलब एक आंदोलन किया था, भीख मांगो आंदोलन, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर हॉकर्स लोग सड़कों पे उतरे थे, और सड़क पे उतरने के बाद उन्होंने लोगों से भीख भी मांगी थी। और अभी आज ही के दिन 17 फरवरी के दिन मुमरा प्रभाग समिति के बाहर एक हॉकर्स यूनियन है, स्वतंत्र ट्रेड यूनियन, वो लोग भी आज भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए सुबह से। तो काफी गरमाया हुआ हॉकर्स का मुद्दा। इस मुद्दे को आप कैसा देखते हैं? आखिर ये जो ट्रैफिक जाम होती, क्या कौन है इसका जिम्मेदार और कैसे निकलेगा इसका हल? मुमरा कौसा जो है वो एक सिंगल एंट्री एंड सिंगल एग्जिट पॉइंट है। एक ही रोड है मुमरा के अंदर घुसने के लिए और एक ही रोड मुमरा से बाहर निकलने के लिए। इसी की वजह से सारी हमारी जितनी भी समस्याएं जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। और मैं आपको एक सवाल आपसे करता हूं मोइन भाई, क्या हॉकर्स को जीने का हक नहीं है क्या? जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस हैं, जिसके ऊपर सेल्फ गवर्निंग बॉडीज जो स्वयं सेवी संस्थाएं उसके गाइडलाइंस है कि हर शहर के अंदर एक हॉकिंग प्लाजा, हॉकिंग जोन होना चाहिए। कहाँ है हमारे मुमरा कौसा में हॉकिंग जोन या हॉकिंग प्लाजा? आज जो लोग सड़क पर बैठ रहे हैं वो मजबूरी के माथे बैठ रहे हैं। अगर उनके पास पैसा होता तो कोई दुकान भाड़े पर लेते, वहां धंधा करते, मगर आज वो जो सड़क पर बैठ के धंधा कर रहे हैं क्योंकि वो गरीब है, उनका इतना पैसा नहीं है, इतना सरमाया नहीं है कि वो जाकर के दुकान खरीदे, दुकान भाड़े पर ले, हैवी डिपॉजिट देवे और जाके अपना धंधा करे। तो यहाँ पर गरीब लोग जो है वो 4,000-5,000 रुपये अपना पैसा जमा करते हैं, उधार लेते हैं, कहीं से ब्याज पे लेते हैं, जेवर बेच करके लाते हैं, और जाकर के हाथ गाड़ी लगा करके या ठेला लगा करके या चटाई बेच करके अपने माल को बेचने की कोशिश करते हैं, जिसके ऊपर महानगर पालिका जुल्म करती है और उठा करके उनको फेंक देती है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको हक नहीं है अपनी जिंदगी जीने का? क्या उनको हक नहीं है पैसा कमाने का? और ये महानगर पालिका की प्रायोरिटी है कि उन्होंने हॉकर्स प्लाजा नॉकिंग जोन देना चाहिए, जिसके ऊपर हमने कई मरतबा मेहनतें की, मिन्नतें की, हमने मीटिंगें लगाई, डेलीगेशंस लेकर के गए, मगर आपको मालूम है मुमरा कौसा में जो भू माफिया है बड़ा सतर्क है और बड़ा चालाक है। वो किस तरीके से गवर्नमेंट की रिजर्व जमीनों के ऊपर बिल्डिंगें, इलीगल बिल्डिंगें, लीगल बिल्डिंगें बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिसके अंदर मिस्टर 10% पार्टनर है। हर जगह पर मिस्टर 10% का कहीं ना कहीं छोटा मोटा हिस्सा पार्टनरशिप का रहता है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि आपको जो करना है कर लो, आपको संभालने के लिए मैं बैठा हूं। और लोग इसी वजह से, उसी की ताकत को लेकर के लोग यहाँ पर अंधाधुंध तरीके से मुमरा कौसा के हक के ऊपर मंडी डाल के बैठे हैं, तंगड़ी डाल के बैठे हैं और उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो राजीव भाई, आखिर ये ट्रैफिक का जो मसला है हॉकर से जुड़ा हुआ है, ये मसला हल कैसे होगा? आपको नहीं लगता कि शहर के अंदर एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए
अमृतनगर से लेके फिर तुम अपना शिमला पार्क तक अगर फ्लाईओवर ब्रिज बन जाता, जिसकी मांग भी काफी सालों से उठ रही है, जी तो आपको नहीं लगता कि ये फ्लाईओवर ब्रिज बनने के बाद मसला हल हो जाएगा? देखो, ऐसा है कि खाली फ्लाईओवर से मसला हल नहीं होगा। सबसे पहला मसला तो ये है कि हमने फ्लाईओवर बना दिया, जैसे आपने देखा मुमरा कौसा में रोड वाइडनिंग की गई, रास्ता रुंदीकरण किया गया। उस रास्ता रुंदीकरण के अंदर इतने दुकानें और घरों को तोड़ा गया, बिल्डिंगों की बाउंड्रियां तोड़ी गई, बिल्डिंगों के कुछ हिस्से आधे तोड़े गए। आज क्या हाल है वहां पे? वापिस फोकस वहीं पर बैठा हुआ है। तो इसके लिए सही अगर प्लानिंग की जाए सही तरीके से, मुमरा में 4 या 5 जगह पे फेरी वाला क्षेत्र जिसे हॉकर्स जोन कहते हैं या हॉकर्स प्लाजा, अब नॉर्दर्न यूपी में चले जाए। मैं गया हूँ लखनऊ में, कानपुर में, भोपाल में, चंडीगढ़ में, ऐसे कई इलाकों में, शिमला में, वहां पर बाकायदा महानगर पालिका और नगर पालिका जो है वहां पे हॉकिंग्स प्लाजा बनाती है। ग्राउंड प्लस 3, ग्राउंड प्लस 4 का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बेसमेंट पार्किंग होती है, ग्राउंड फ्लोर पे भाजीपाला मार्केट होता है और दूसरे तीसरे माले के ऊपर पार्किंग होती है। इस तरीके से एक मल्टी मॉडल बिल्डिंग बनाई जाती है और जिसके अंदर पार्किंग प्लाजा, हॉकर्स प्लाजा एक साथ में दिया जाता है। तो क्या मुमरा में नहीं हो सकता था? हो सकता था, मगर कहते हैं ना कि अगर आपके पास चाह नहीं है तो वहां पे राह नहीं है, और हमारे पास चाह है, इसीलिए हमने 3 प्लान किया है। पहला प्लान हमने ये किया है कि हमने अजीत पवार साहब से कहा है कि हमें मुमरा कौसा के अंदर एक एलिवेटेड रोड की जरूरत है, जिसके ऊपर उन्होंने फौरन पत्र दिया महानगर पालिका को। महानगर पालिका से कहा उसका डीपीआर रेडी किया जाए, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट किया जाए, और डिटेल रिपोर्ट प्रोजेक्ट करने के बाद में उसका एक एस्टिमेटेड कॉस्ट आया 370 करोड़ रुपए का। और उस 370 करोड़ रुपए के ऊपर हमने अजीत दादा पवार से कहा है कि सर इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल 2025 से लेकर के मार्च 2026 के इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें ये पैसा मुहैया कराया जाए, ताकि हम मुमरा कौसा के अंदर रोशनी महल से लेकर के, आप देखिए कि मुमरा में जो पारसी ब्रिज है, रेल ओवर ब्रिज, आरओबी जो है, वहां से ये फ्लाईओवर चालू होगा। फ्लाईओवर नहीं कहूंगा इसे मैं, एलिवेटेड रोड कहूंगा। ये फ्लाईओवर चालू होगा, एलिवेटेड रोड चालू होगा और आकर के शिमला पार्क पे आकर के उतरेगा। तो ये तकरीबन 2.7 किलोमीटर का ये ओवरहेड एलिवेटेड रोड होगा, जिसकी वजह से मुमरा कौसा की ट्रैफिक की बहुत सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। दूसरी चीज ये है कि मुमरा कौसा में हॉकर्स प्लाजा किस तरीके से बनाया जाए नॉर्दर्न इंडिया की तर्ज के ऊपर, उसके ऊपर हमने मांग नहीं की, और हम ये चाहेंगे कि इसके लिए महानगर पालिका खुद आगे कदम बढ़ाए, और ये क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। और जहां जहां पर भी एकोमोडेटेड रिजर्वेशन हैं, एआर स्कीम के अंदर जो बिल्डिंगें बनाई जा रही है, उसके अंदर जो हमारे हॉकर्स प्लाजाज हैं, उस प्लाजाज को बिल्डिंग बनने से पहले बनवा करके लिया जाए और हॉकर्स को वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। और उसी के बाद में कुछ जगह ऐसी है जहां पर हमारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई रोड वाइडनिंग के अंदर, तो कुछ जमीनें बची हैं, या डिलैपिडेटेड बिल्डिंग थी उसकी जमीनें बची हुई हैं, उन जमीनों को ताबे में लेकर के वहां पर छोटे छोटे हॉकर्स प्लाजा बनाए जा सकते हैं और बनाए जाएंगे। उसके ऊपर हम लोग मेहनत कर रहे हैं और संज्ञान लेकर के हम लोग उसके ऊपर निधि लाकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग किसी चीज से अनजान नहीं है और हम किसी चीज के ऊपर हाथ पैर रख करके बैठे नहीं है। हमें मुमरा की हर चीज मालूम है, क्योंकि हमारा जब भले मेरा जन्म यहाँ पर नहीं हुआ होगा, मगर मैं पिछले 40-45 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, या हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के लोकल नगर सेवक हो, चाहे समाज सेवक हो, हम सबको साथ में लेकर के, और नजीब मुल्ला साहब एज हमारे टीम लीडर, हम उनको साथ में लेकर के एक टीम बना करके ये मुमरा कौसा के मुद्दों के ऊपर हम लड़ रहे हैं, प्रशासन से लड़ रहे हैं, महानगर पालिका से लड़ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट से, और उनको अवगत करा रहे हैं कि मुमरा कौसा भी इस भारत देश का ही हिस्सा है। तो जिस तरीके से कलवा के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, थाना के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहे हैं, उस तरीके से यहाँ पर किया जाए। तीसरी आखिरी चीज जो है वो हमने कोस्टल रोड के बारे में कही। हमारे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब ने नितिन गडकरी साहब से मीटिंग ली और कहा, ये हमने हमारी मांगनी थी, मुमरा कौसा के लोगों की मांगनी थी, दीवा के लोगों की मांगनी थी कि सर आप एक कोस्टल रोड बना रहे हैं जो टिटवाला से होते हुए, कल्याण होते हुए, डोंबिवली होते हुए, मानपाड़ा होते हुए और लोधा तक क्या आ रहा था, कटाई नाके तक क्या आ रहा था, जो उल्लास नदी को पैदल ला करके बन रहा है और बन गया, तकरीबन 95% उसका काम हो चुका है। तो और दूसरी बात, एक कोस्टल रोड जो है वो हमारे प्रताप चंद नायक साहब जो है वो गायमुख से होते हुए, कोलछेद से होते हुए फाउंटेन होटल तक के बना रहे हैं। तो मुमरा इससे वंचित क्यों रहे? हमने इसकी मांग नहीं की और हमारे खासदार साहब ने इसके ऊपर फौरन नितिन गडकरी साहब से पेश किया बात को, और कुछ 900 करोड़ रुपए का ये कोस्टल रोड जो है वो लोधा पलावा से चालू होकर के हमारे खड़ी से होते हुए, हमारे एमएम वैली से होते हुए, हमारे रेती बंदर से होते हुए जाकर के गयामुख को मिलेगा। तो एक हमारे एक्स्ट्रा एक्सेस मिल जाएगी, तो मुमरा कौसा का जो ट्रैफिक का कंजेशन है वो खत्म हो जाएगा। चौथा रोड, आपने देखा कि मोटे गांव मानकोली एक ब्रिज बनाया गया है जो डोंबिवली के लोगों के लिए बहुत आसान हो गया है। अब डोंबिवली के लोगों को यहाँ आने की जरूरत नहीं, और डोंबिवली से मोटे गांव होते हुए सीधा मानकोली के ब्रिज से होते हुए वो मुंबई आगरा रोड को टच कर जाते हैं, वहां से वो थाना चले जाते हैं आराम से। उसी की तर्ज के ऊपर हमारा एक बहुत पुराना डीपीआर रेडी है जिसे शील मानकोली रोड कहते हैं। इस शील मानकोली रोड को हमने जब मांगनी की थी तो इसका पूरा डीपीआर बनकर रेडी था,
मगर किसी कारणवश उसको बैक बर्नर करके इसमें डाल दिया गया, डब्बों में डाल दिया गया ऑफिस, मगर उसको हमने ऑफिस निकलवाया। और हमने हमारे इलाके के खासदार साहब से कहा है कि शील मानकोली रोड, जो शील फाटे से चालू होगा, वहां से खरडी का जो ब्रिज है, उल्लासनगर का ब्रिज है, उल्लास नदी का, वहां तक के जाएगा और वहां से फिर वो खाड़ी में से होते हुए सीधा मानकोली पे जाकर निकलेगा। हमारा जो अंजुर दीवा गांव है उसको कनेक्ट होते हुए और मानकोली को होते हुए वो सीधा जाकर बॉम्बे आगरा रोड पे मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि शील के लोग, कल्याण फाटा के लोग, मापे के रोड, दीवा के रोड जो लोग हैं, उनको मुमरा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से रोड पकड़ेंगे और सीधा वो मानकोली ब्रिज पे से होते हुए आगरा रोड होते हुए थाना जा सकते हैं। तो हमने ये 3-4 चीजों के ऊपर प्लान किया है, संज्ञान लिया है और हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मगर मैं फिर भी मुमरा कौशा के लोगों से अपील करूंगा कि आप इस बात को समझें कि हम लोगों को भले ही कुछ लोगों ने नकार दिया हो, वोटरों ने हमारे को वोट, कुछ लोगों ने हमें वोट नहीं दिया है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। जिन्होंने दिया उनके लिए भी हम काम करेंगे, जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उनके लिए भी काम करेंगे। हम हार से हताश नहीं होते हैं। हार एक बार आएगी, 2 बार आएगी, 3 बार आएगी, मगर चौथी बार इंशाल्लाह हमें जरूर कामयाबी मिलेगी और हम इसी तरीके से लड़ते रहते हैं। इंग्लिश में प्रॉवर्ब है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई टिल यू सक्सीड। तो हम कोशिश करेंगे मुमरा कौशा का इंफ्रास्ट्रक्चर कितने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बन जाए, जिसके ऊपर हमने पैसा लाया और काम चालू है। आज लाइब्रेरी के लिए 5 करोड़ रुपया लाया हमने, स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपया लाया हमने, कब्रिस्तान के लिए 5 करोड़ रुपया लाया हमने, अमनेगर कब्रिस्तान के लिए 2 करोड़ रुपया लाया, सारे टेंडर हो गए। स्कूल के लिए हमने 5 करोड़ रुपया लाया, म्यूनसिपालिटी के कौशा स्कूल के लिए हमने 2 करोड़ रुपया लाया, हमने स्टेडियम के लिए 1.5 करोड़ रुपया लाया। ऐसा तकरीबन मिलाकर 181 करोड़ रुपया हमने लाया अब तक के, जिसमें सबसे बड़ा काम जो है हमने नाले का लिया है। चाहे वो ग्रीन पार्क का नाला हो, चाहे वो शादी महल गली का नाला हो, चाहे वो हमारा फला का नाला हो, चाहे वो हमारा चरनीपाड़े का नाला हो, चाहे वो सम्राट नगर का नाला हो, चाहे वो शैलेश नगर का नाला। इस तरीके से हमने तकरीबन मुमरा प्रभाग समिति में 27 करोड़ रुपया और दीवा प्रभाग समिति में 55 करोड़ रुपया, ऐसा मिला करके 77 करोड़ रुपए का हमने नाले का प्रोजेक्ट लिया है, जिसका काम चालू, जिसका वॉकआउट हो चुका है, उसका काम चालू हो जाएगा। बारिश से पहले पहले मेरा अंदाजा है कि 50% जो नाले हैं वो बना दिए जाएंगे। तो हम हर चीज के ऊपर हमने संज्ञान लेके रखा हुआ है। जिस तरीके से स्कूल की टीचरों का प्रॉब्लम था, आपने देखा कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर 83 टीचर्स कम है। एक ही बिल्डिंग है हमारी एमए वैली की स्कूल, जिसके अंदर तकरीबन 7000 बच्चे पढ़ रहे हैं और वहां पर 83 टीचर कम थी। हमने एक ही दिन के अंदर, इलेक्शन से पहले की बात है, हमने नजीमुल्लाह साहब के साथ में गए और जाकर के उस वक्त के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब से मिले और एक ही दिन में हमने 22 टीचर लेकर के आए। फिर उसके ऊपर हमने वापस से टीईटी जो होता है, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए हमने गुहार लाई जल्द से जल्द टीईटी किया जाए और सोलट निकाल के, मतलब उसकी लॉटरी निकाल करके हमारे मुमरा कौशा में जितने भी टीचरों की कमी उसको उनको बहाल किया जाए, ताकि यहाँ पे टीचर की कमी पूरी हो जाए। उसी तरीके से पानी के ऊपर हमने प्लान किया। हमारी बीच में डीपीडीसी की जो मीटिंग थी, जिला नियोजन कमेटी की मीटिंग, उसमें हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने ऐलान किया कि मुमरा, कौसा, कलवा, दीवा, थाने को मिला करके 100 MLD पानी जो है हम लोग बीएमसी से और खरीदेंगे। तो आज जिस तरीके से हमें 455 MLD पानी आ रहा, 555 MLD पानी आ रहा है, वो बढ़ करके 100 MLD 655 MLD आ जाएगा और उसके अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो 10 MLD का मुमरा कौसा का रहेगा। तो 10 MLD हमको पानी बढ़ जाएगा। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से आज पाइपलाइन हमारी इस रिमॉडलिंग के अंदर बिछाई जा रही है, तो खाली पानी पाइपलाइन बिछाने से काम नहीं होगा, उसके अंदर पानी डालना भी पड़ेगा। तो हम उसके ऊपर प्लान किए हैं, पानी का भी इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। बहुत बड़ी एक चीज है जिसके ऊपर आपको मैं बताता हूं कि हमारे एक एनजीओ है जो इसके ऊपर काम करते हैं, हमारे ड्रग्स के ऊपर। उन्होंने उनका थाना के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर का। उसी तरीके से उनका आउटस्कर्ट्स में भी काम चल रहे हैं। हमारे एमएमआर रीजन के अंदर 3-4 इलाकों में उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं। उनसे हमारी बात हुई और सीआरएस फंड के अंदर हमने कमिश्नर साहब से बात किया। कमिश्नर साहब ने उसके ऊपर मंजूरी दे दी हमारे कि मुमरा कौसा में एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने की जरूरत है। हम उसको भी खोलने की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उम्मीद है कि साल भर के अंदर अंदर वो ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर हमारा मुमरा कौसा में चालू होकर के हमें मिल जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ में एक चीज और मैं बोल दूं आपको मैं कि मुमरा कौसा के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात इंशाल्लाह अगले महीने मिल जाएगी। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रमजान ईद से पहले पहले जो मेरे ख्याल से 31 मार्च को शायद हमारा रमजान है या 1 अप्रैल को हमारी ईद है, उससे पहले हमारे मुमरा रेती बंदर की चौपाटी का उद्घाटन इंशाल्लाह हो जाएगा, जिसके ऊपर हमने काम शुरू रखा हुआ है। हमारा वहां पे एक एम्पी थिएटर बड़ा 4000 आदमियों का बना हुआ है, एक छोटा एम्पी थिएटर है, स्केटिंग रैक है, एक मेज है, भूल भुलैया जिसे कहते हैं वो बनाया गया है, 2 विसर्जन घाट है, पार्किंग प्लाजाज है, कैफेटेरिया है, जॉगर्स ट्रैक है, साइकिलिंग ट्रैक्स है, तो हमने और ओपन जिम है। तो हमने हर चीज को 65 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है,
65 एकड़ के अंदर हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं, और उस 65 एकड़ के ऊपर, सॉरी 65 एकड़ बोल रहा हूँ, 65 करोड़ के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, और तकरीबन 27 एकड़ का वो प्रोजेक्ट है। इस 27 एकड़ के अंदर हम लोग ने जिस तरीके से वहां पर मूलभूत सुविधाएं देने की कोशिश की है, लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट पार्क, एक अच्छा सा हब बनाने की कोशिश की है एंटरटेनमेंट का, तो आपको इंशाल्लाह वो अगले महीने मिल जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वहां जाकर के उसका आनंद लेंगे, और वहां जाकर के अपने हेल्थ को सुधारने की कोशिश करेंगे। जितने भी हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप अपनी जॉगिंग जो है वहां जाकर के कीजिए, एक ताजा ताजा वातावरण में कीजिए, क्योंकि हमने वहाँ बहुत सारे प्लांटेशन किए हैं, बहुत झाड़ लगाए हमने, तकरीबन 5,000 के आसपास हमने वहां पे झाड़ लगाए हैं। तो आप वहां जाइए, साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, ओपन जिम का इस्तेमाल कीजिए, कैफेटेरिया वहां पर खुल जाएगा, आप कैफेटेरिया में जाकर के हेल्थ कॉन्शियस तरीके से खाना खाने, हाइजीन हाइजीन तरीके से खाना खाने की कोशिश कीजिए। और वहां पर एक एम्पी थिएटर रखा गया है, हम कोशिश करेंगे जिस दिन ओपनिंग हो जाएगी उसके फौरन बाद हम लोग वहां पर एक अपना मुशायरा रखने की कोशिश करेंगे, ताकि मुमरा कौसा के लोगों को भी वहां पर थोड़ा सा मुशायरा के जरिए, गजल के जरिए, छोटे मोटे स्पोर्ट्स क्विज के जरिए, या एजुकेशनल कुछ हम लोग प्रोग्राम्स रख करके लोगों को वहां पे आमंत्रण करेंगे, और उन लोगों को वहां पे हम लोग हौसला अफजाई करेंगे। अच्छा राजू भाई, अब इस इंटरव्यू का सबसे आखिरी और अहम सवाल, ये जो आपके लीडर है नजीमुल्लाह साहब, आखिर क्या वजह है कि जब से विधानसभा का चुनाव होके गया है उसके बाद वो, मेरे ख्याल से जब उनका बर्थडे था तभी वो मुमरा के अंदर आए थे, उसके बाद से वो कहीं नजर नहीं आते। जहाँ पे भी मुद्दों की बात आती है तो नजीमुल्लाह साहब की टीम आप जैसे उनके साथ में आओ, और दूसरे जो वो पार्टी के जो पदाधिकारी वो वहां पहुंच जाते हैं, आवाज उठाते हुए शहर के मुद्दों को लेके। नजीमुल्लाह साहब क्यों नहीं आ रहे शहर में? बाकी क्या वो शहर की जनता से नाराज है? उन्होंने जो उम्मीद की थी कि इलेक्शन के अंदर इतने वोट मिलेंगे, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई, तो क्या वो कुछ नाराज है शहर के लोगों से? आखिर वो क्यों नहीं आ रहे शहर में? आना चाहिए ना उनको भी। आपकी जानकारी के लिए फिर बता दूं मैं आपको कि कल हमारे सामने सुरमे प्लाजा में एक बुरखे की दुकान की ओपनिंग थी, वो वहां पर आए थे, उसके बाद में 2 घंटा वो अपने ऑफिस पर बैठे। पिछले हफ्ते हमारा, मेरे एक दोस्त है अतीक, जो एक टेलरिंग शॉप वो खोल रहे थे वाई जंक्शन के ऊपर, वहां पर वो आए थे पिछले हफ्ते। उसके बीच में हमारी पार्टी के ऑफिस के ऊपर दुकान और शॉप की ओपनिंग 3 घंटा हमारे ऑफिस के ऊपर आकर बैठे हुए मुद्दे है। जैसे कि अभी अस्पताल का भी मुद्दा हुआ था, आप और उनकी टीम गई थी अस्पताल के, आप भी वहां पे मौजूद थे, वहां उनको आना चाहिए था। अभी मुमरा प्रवास समिति में पिछले दिनों आप लोग गए थे वो बोर्ड हटाने को लेके, वहां उनको आना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे उनका रहना जरूरी होता है, वहां क्यों नहीं आते वो? ऐसा है कि हम जब प्लान करते हैं तो हम लोग नजीब मुल्ला साहब को दिमाग में रख करके प्लान नहीं करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी टीम जो है वो टीम अपने काम के अंदर माहिर है। नजीब मुल्ला का काम किस काम में माहिर है? वो किस तरीके से प्रशासन से काम निकालना, किस तरीके से बजट का एलोकेशन करवाना, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाकर के हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे डिप्टी सीएम दोनों और हमारे खासदार साहब से काम निकलवाना, इसके अंदर वो माहिर है। तो हमने पहले कहा है कि आप ऊपर के सारे काम आप देखें, मुमरा कौसा के सारे काम हम देख लेंगे, जहां आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बुलाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो हमारे मिस्टर 10% है या इनकी जो टीम है, इनके लिए हम लोग काफी, इसके लिए नजीब मुल्ला की हमको जरूरत नहीं है। मगर आपको एक बात बता दूं कि नजीब मुल्ला साहब हमारी पार्टी की ऑफिस के ऊपर अक्सर, मेरे ख्याल से हफ्ते में कम से कम एक मरतबा जरूर आकर के बैठते, 2 घंटा और 3 घंटा लोगों से मिलते हैं। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में डेली शाम को दोपहर में 3 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक के डेली बैठकर मुमरा कौसा के तमाम जनता के लोग वहां जाते हैं और अपने काम वहां जाकर अधिकारियों से करवा करके ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे शहर के चर्चित समाज सेवक राजू अंसारी साहब। आज हमने इनसे शहर के काफी मुद्दों के ऊपर बात की, और जो यहाँ के राजनीतिक हालात बने हुए उसके ऊपर भी विस्तार से चर्चा की। ये इंटरव्यू आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। कैमरामैन अबुल बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए।